एयर इंडिया 171 का क्रैश प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 30 डेज के अंदर AAIB को सबमिट करनी थी एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। 30 डेज कंप्लीट होते हैं 11 जुलाई को और 12 जुलाई की सुबह 2 से 3 बजे के बीच में AAIB ये रिपोर्ट पब्लिक करता है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का मतलब ये बताना नहीं होता कि एक्सीडेंट का रूट कॉज क्या था, उसको प्रिवेंट कैसे करें। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अभी तक फैक्ट्स क्या क्या हमारे सामने आए हैं उसको उजागर करें, उसको पब्लिक में करें। बट ये रिपोर्ट बिल्कुल फेल हो जाती है कुछ भी उजागर करने में। सबसे पहला सवाल, यूएस के जर्नल्स को, वॉल स्ट्रीट जर्नल्स को, रिटर्स को ये न्यूज़ पहले से कैसे मिल जाती है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच के बारे में इस रिपोर्ट में बात होगी। अमेरिकन मीडिया को ये बात कैसे पता चल जाती है? क्या ये रिपोर्ट पहले घूम के आ चुकी है अमेरिका से? क्या उसने अप्रूव किया है? क्या अमेरिकन कंपनीज बोइंग जो इसमें इन्वॉल्व थी उन्होंने इसको अप्रूव किया? उनको पता है क्या रिलीज करना था? देखिए, अमेरिकन मीडिया इस रिपोर्ट से बहुत खुश है, वो इस रिपोर्ट की बहुत तारीफ कर रहा है क्योंकि इसमें सीधा सीधा एक क्वेश्चन पायलट कैपेबिलिटी पे डाल दिया गया है, पायलट एरर पे डाल दिया गया है। और मुझे लग रहा है बात यहाँ तक जा रही है कि पायलट्स ने जानबूझ के फ्यूल कंट्रोल स्विच को काट दिया है और दोनों इंजन्स फेल हुए। The report has found no significant faults with the plane. While the investigation is continuing, it is clear that attention is now focused on the actions of the pilots. ये एक इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी जहां पूरी दुनिया इस रिपोर्ट की ओर देख रही थी और इस रिपोर्ट में ऐसी ऐसी कमियां हैं। फेडेक जो कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल है, उसकी स्पेलिंग तक गलत लिखी गई है। ICAS में क्या क्या वार्निंग आई है, जो एयरक्राफ्ट का सिस्टम होता है वो बिल्कुल इस रिपोर्ट से गायब कर दी गई है। बोइंग 787 में 2 FDRs होते हैं, एक 13 जून को मिला और एक 16 जून को मिला। ये दोनों FDRs तुरंत दिल्ली लाए जाने चाहिए थे क्योंकि अहमदाबाद में इनका कोई काम नहीं था। बीच में न्यूज़ आई कि इनको अमेरिका भेजा जा रहा है। जब ट्विटर पे इसका विरोध हुआ तब न्यूज़ आई कि इसको अमेरिका नहीं भेजा जा रहा, अमेरिका से ही कोई इक्विपमेंट्स होंगे वो दिल्ली फ्लाई डाउन किए जाएंगे। जब इक्विपमेंट्स दिल्ली आने थे और इसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में होनी थी तो 8 दिन तक ये FDRs अहमदाबाद में क्या कर रहे थे, बड़ा सवाल उठाते। FDRs दिल्ली आए 24 जून को। रिपोर्ट के पेज नंबर 7 में लिखा, इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर वर नॉट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग दिस इवेंट। अगर इस एयरक्राफ्ट का क्रैश किसी जंगल या समुद्र में होता तो इसकी लोकेशन पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता और ELT उसी लिए लगाया जाता जहाज में, और ये वो भी काम नहीं कर रहा था। रिपोर्ट के लास्ट पेज में लिखता है, इंजन 2 वॉज एबल टू रिलाइट बट कुड नॉट अरेस्ट कोर्स स्पीड डिसलरेशन एंड री इंट्रोड्यूस फ्यूल। जब इंजन 1 कर चुका है ये काम रिलाइट, तो इंजन 2 क्यों नहीं कर पा रहा है? डज इट इंडिकेट टुवर्ड्स अ फॉल्टी इंजन ऑन बोइंग? ऑल्सो पिछले कुछ सालों में बोइंग कंपनी पे इतने विसल ब्लोअर एक्शंस, लॉ सूट्स और केसेस हुए कि बोइंग की क्रेडिबिलिटी रियली अब स्टेक पे है। The FAA says over the last year, it's received more than 200 reports from whistleblowers. British Airways is falling into a nightmare called Boeing 787. You identified major safety concerns with both of these lines. Yes, sir. I mean 787. It's been 3 years old. तो जब जरूरत पड़ती थी वो डिफेक्टिव पार्ट्स भी लेके बोइंग अपने प्लेन्स में लगाता था। They needed a part. They didn't want to wait for it. Right. अब मैं सुनाता हूँ आपको एक मनगढ़ंत कहानी जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बहुत अजीब सपने आते हैं, मैं बस शेयर कर रहा हूँ। ऐसा ही इंडिया में कुछ एयरलाइंस करती थी जो मुझे सपने में आया, स्पेशली वो एयरलाइंस जिनका कलर रेड है और जो थोड़ी मसालेदार एयरलाइंस हैं वो भी करती थी। अब देखिए, MEL होती है मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ। वो क्या होता है कि ऐसे इक्विपमेंट्स जो काम नहीं भी कर रहे फिर भी आप एयरक्राफ्ट को सेफली उड़ा सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम ड्यूरेशन दी जाती है जिसका इस रिपोर्ट में भी मेंशन है, कैटेगरी A, B, C। जैसे मान लीजिए कैट C की जो MELs होती है वो 10 दिन तक आप रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कि ये पार्ट ख़राब है 10 दिन बाद कर देना। अब 10 दिन हो गए तो ये क्या करेंगे, हम मान लेते हैं 2 एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट A और एयरक्राफ्ट B, सेम पार्ट दोनों में ख़राब है। एयरक्राफ्ट A के 10 दिन हो गए, B के भी 10 दिन हो गए, एयरक्राफ्ट A से निकाल के B में लगा देंगे, B से निकाल के A में लगा देंगे, रिपोर्ट ओके कर दिया। अब दोबारा फॉल्ट आएगा क्योंकि दोनों का ख़राब है, दोबारा फॉल्ट आ गया, अच्छा ठीक है फॉल्ट आ गया, ये फिर से कैटेगरी C के अंदर है तो उसको 10 दिन और मिल जाए, फिर रिप्लेस कर देंगे, फिर कर देंगे। तो ऐसे करके करके कुछ कंपनीज अपना काम चलाती है। ये था मेरा सपना, ना बैक टू रियलिटी। देखिए, पूरी एयर इंडिया की फ्लाइट 32 सेकंड्स की थी। इसमें एक एक सेकंड में क्या कम्युनिकेशन हुई, क्या फॉल्ट्स आए, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और वर्ड्स यूज करता है इमीडिएटली देयर आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर लिफ्ट ऑफ। इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट में जो कि टेक्निकल रिपोर्ट है, इसमें इमीडिएटली, राइट आफ्टर, इमीडिएटली देयर आफ्टर ऐसे शब्दों का मतलब है लूप होल्स छोड़ना ताकि फ्यूचर में आप अपने मन मुताबिक चीज़ें चेंज कर सकें। 30 सेकेंड्स की फ्लाइट है, 2 सेकंड में कांड चेंज हो रहा है,
दे शुड हैव गिवन एग्जैक्ट टाइम सेकेंड्स कि रैट इस सेकेंड आया, डिप्लॉय इस सेकेंड हुआ, इंजन 1 इस सेकेंड फेल हुआ। इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ लिखने का मतलब है दे आर ट्राइंग टू सेव समवन। देखिए, जब से एयर इंडिया का कांड हुआ है, फॉरेन मीडिया एंड सम फॉरेन पायलट्स दे आर डायरेक्टली टारगेटिंग इंडियन पायलट्स। से पहले न्यूज़ आई थी कि फ्लैप्स और लैंडिंग गियर ठीक से ऊपर नहीं किए गए, इसलिए क्रैश हुआ। Pilot error? And people are going to get angry if I say it's pilot error, but hey, I'm a 30,000 hour former 777 captain and I'm still flying private jets. So someone has called for gear up and instead the flap was retracted. देखिए, मैंने इसको एक बहुत ही सभ्य तरीके से कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन अगर कोई भी एक ढंग का पायलट होगा जिसके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो ये गारंटी के साथ कह सकता है कि कितने भी फ्लैप ऊपर ले लो या गियर डाउन नहीं लो, दोनों इंजन अगर काम कर रहे हैं तो एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं होगा। अब जब दोबारा ये रिपोर्ट आई है, दे हैव अगेन स्टार्टेड देयर प्रोपेगेंडा कि एविएशन साइकोलॉजिस्ट को उसमें बीच में लाया जा रहा है। Somehow they will try to prove there was something wrong with one of the pilots and they will try to take the investigation in that direction. ये रिपोर्ट से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और ये रिपोर्ट इतनी ज़्यादा confusion क्रिएट करती है। AIB has all the information but they choose to hide it। और जब आप इन्फॉर्मेशन हाइड क्यों करते हैं? When you're trying to save someone. और गाइस, अब आ जाते हैं हम लोग मेन रिपोर्ट पे। रिपोर्ट्स को मैं 2 पार्ट में डिस्कस करूंगा। पेज नंबर 14 को एक डिस्कस करेंगे और बाकी पूरी रिपोर्ट को एक डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन मीट ऑफ दिस रिपोर्ट इज ऑन पेज 14। जो पूरी काम की चीज़ है उसको उन्होंने 3 पैराग्राफ में लपेट दिया है, और जो काम की चीज़ नहीं थी, जो ऑलरेडी पूरी मीडिया में आउट थी, उसके लिए इन्होंने 13 पन्ने यूज़ किए। पेज नंबर 1 में कहता है द इंफॉर्मेशन इज प्रिलिमिनरी एंड सब्जेक्ट टू चेंज। लिविंग रूम की बाद में अगर कुछ चेंज करना पड़े तो कर सकते हैं, दैट्स फाइन। पेज नंबर 4 तो ये कह रहा है एक टीम आई NTSB रिप्रेजेंटेटिव की कंप्राइजिंग अ टीम फ्रॉम बोइंग, GE एंड FAA अहमदाबाद में आए वो 15 तारीख को, एंड दे वर नॉट जस्ट ऑब्जर्वर्स, दे पार्टिसिपेटेड इन द इन्वेस्टिगेशन। पेज नंबर 5 के फर्स्ट पैराग्राफ में बताता है कि कौन कौन से लोग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पार्ट थे। नंबर 2 पे कहता है कि उसमें से एक्सपीरियंस पायलट भी थे। वहीं सरप्राइजिंगली एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया ALPA ने, जो कि है एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। वो लिखते हैं कि ये रिपोर्ट मीडिया हाउस को लीक कैसे हुई। ALPA is concerned that the preliminary report, AIB report, has been shared with the media without any responsible official signature, which is correct, कोई साइन नहीं है। Point number 2B, qualified experienced personnel, especially line pilots, are not included। अगर ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट 787 का है तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सपीरियंस 787 पायलट्स को ले, उसके बिना ये इन्वेस्टिगेशन हो कैसे रही है किसी को नहीं पता। आगे देखेंगे तो एविएशन मेडिसिन स्पेशलिस्ट और एविएशन साइकोलॉजिस्ट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। बाहर के फॉरेन पायलट्स ने इन 2 वर्ड्स को पकड़ के इस पे इतना जोर दिया और पूरी नैरेटिव को इस तरफ ले जा रहे हैं ताकि ये एक पायलट का मिशन प्रूव कर सकें। बिकॉज वी कह रहे हैं कि आज की डेट में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एयरलाइन में भी कुछ चालू हो गया है, तो दे आर ट्राइंग टू टेक द इन्वेस्टिगेशन इनटू दैट डायरेक्शन विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ, विदाउट एनी कॉन्क्रीट आंसर्स। इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं। नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 4, इट गिव्स द डिटेल्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट बोथ द लेफ्ट इंजन एंड राइट इंजन आर डिफरेंट। उसके बाद मेन इशू आता है FAA इशूड अ स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन NM 18-33 ऑन 2018 नवंबर 17। ये कहता है कि 737 जो एयरक्राफ्ट थे उसमें जो फ्यूल कंट्रोल स्विच थे वो इंस्टॉल्ड विद अ लॉकिंग फीचर डिसेंगेज। मतलब आपको बता दूं, सबसे 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। इससे आपको उठाना होता है और आगे करना होता है। उठाने का मतलब है आप इसको अनलॉक कर रहे हैं, दिस इज अ लॉकिंग मैकेनिज्म। ये इतने इंपॉर्टेंट स्विच है, इसको हवा में हमें छेड़ना ही नहीं 99.9% ऑफ द टाइम। तो ये गलती से भी हिल ना जाए एयरक्राफ्ट में, इसीलिए इसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जिसको पुल एंड देन शिफ्ट। तो ये कह रहा है कि 737 के कुछ एयरक्राफ्ट में ये लॉकिंग फीचर डिसएंगेज हो गया था और इसीलिए हर एयरलाइन को एक एडवाइजरी जारी करी गई थी कि ये स्विच अपने अपने एयरक्राफ्ट में चेक कर ले। जब ये एडवाइजरी आई थी, एयर इंडिया ने अपने बोइंग 787 उसके बाद ऑर्डर किए थे, इसलिए हो सकता है कि एयर इंडिया के 787 में ये फॉल्ट आ गया हो। लेकिन चौंकाने वाली बात क्या है, इफ यू कम बैक टू द रिपोर्ट, ये कहता है कि एयरवर्दीनेस कंसर्न वाज नॉट कंसीडर्ड एज अनसेफ। मतलब FAA कह रहा है कि ये अनसेफ है ही नहीं। अगर बटन अपने आप हवा में चालू हो जाए, बंद हो जाए और फ्यूल सप्लाई कट हो जाए, वो अनसेफ है ही नहीं। FAA कह रहा है दैट वुड वारंट अ एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव। तो एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव क्या होता है? FAA इशूज ADs टू ऑल एयरलाइंस, ऑल पायलट्स, ऑल स्टेक होल्डर्स कि यार ये कंप्लायंस हो जाता है। फिर अगर AD इशू करती है तो आपको कराना ही कराना है। लेकिन FAA कह रहा है ये अनसेफ है ही नहीं। आपका अगर लॉकिंग मैकेनिज्म खराब है, गलती से अगर पायलट का हाथ भी लग जाए, किसी का भी हाथ लग जाए और वो स्विच मूव हो जाए तो अनसेफ नहीं है। क्यों ये अनसेफ नहीं है गाइस? बोइंग एक बहुत बड़ी कंपनी है US की। बोइंग के ऊपर अमेरिका की इकॉनमी टिकी हुई है। बोइंग हैज़ अ लॉट ऑफ से इन दी FAA एज वेल।
बोइंग हैज अ लॉट ऑफ से इन द कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर एफएस को एडी जारी करता तो सारे 787 सारे बोइंग जहाजों में ये स्विच को चेंज करना पड़ता रातों रात, उसके बिना वो फ्लाई नहीं कर सकते। एंड दैट वुड हैव कॉस्ट बोइंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसीलिए एफए ने कहा कि हम एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, ताकि एफए ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया कि हमने तो बता दिया था, आप देख लो। और एयर इंडिया कह रहा है क्योंकि एडवाइजरी थी हमने इस पे एक्शन नहीं लिया। तो लीगली एक होता ना कि यार भैया अपने आप को लीगली सेव कर लो सारे लोग, तो वो यहाँ पे कहानी गढ़ी गई है। लेकिन उसके आगे इंडिया कहता है कि यार हमारे ये स्विचेस हैं ये चेंज हुए थे 2019 में और 2023 में, हालांकि नॉट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कोई और रीजन था, लेकिन ये पूरे एक पैक में आते हैं थ्रस्ट लीवर के साथ, तो ये स्विचेस ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। और इस एयरक्राफ्ट में ए एंड बी में उसके पहले की फ्लाइटों में आज तक पायलट ने कभी इसको रिपोर्ट नहीं किया, तो इसलिए ये थ्रेट नहीं लगता। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसी फॉल्ट्स हुई हैं जो कभी रिपोर्ट नहीं हुई, बट अगर फॉल्ट है एफए ने बोला है सो दे विल नॉट कम फॉर लेट्स से 1 ईयर, लेकिन 1 साल के बाद एक दिन वो आ जाएंगी क्योंकि वो फॉल्टी था। बाकी मूविंग ऑन, फिगर नंबर 5, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल। ये सारी इमेजेस मीडिया में बहुत आ चुकी है, बहुत डिस्कस हो चुकी हैं, और इस रिपोर्ट में भी एयरक्राफ्ट का कौन सा पार्ट कहाँ गिरा, ABCDEF नंबरिंग करके बहुत डिटेल में बताया गया। पॉइंट नंबर 6, द इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर वाज नॉट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग दिस इवेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ELT गाइस क्या होता है, किसी भी एयरक्राफ्ट का जब क्रैश हो जाता है किसी ऐसी जगह, एयरक्राफ्ट हमेशा सिटीज़ के ऊपर तो उड़ते नहीं है, एयरक्राफ्ट उड़ते हैं जंगलों के ऊपर, पानी के ऊपर, अटलांटिक पैसिफिक के ऊपर, कहीं ऐसी जगह क्रैश हो जाए जहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ना पहुँच पाए, लोकेशन नहीं पता लगा पाए, तो ELT एक्टिवेट्स। जैसे एयरक्राफ्ट का इम्पैक्ट होता है ग्राउंड के साथ, ELT एक्टिवेट्स एक इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर एमिट करता है ELT, और वो इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी को पूरी दुनिया मॉनिटर करती है। जब हम एयरक्राफ्ट में फ्लाई भी करते हैं, वी हैव 2 रेडियोस, एक रेडियो पे हम बात करते हैं, दूसरा रेडियो भी कीप रेडी ऑन इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी, की किसी को भी दिक्कत हो जाए उस फ्रीक्वेंसी को कभी कोई जैम नहीं कर सकता ताकि हम सुन सके। तो ELT उसी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करता है ताकि आप किसी भी देश में, धरती में कहीं पे भी हो, आपको रेस्क्यू किया जा सके, विद इन 30 मिनट्स आप तक हेल्थ पहुंच सके। लेकिन सरप्राइजिंगली कोई बात ही नहीं कर रहा है कि बोइंग में ELT काम ही नहीं किया। एंड आई वांटेड टू डिस्कस दिस पॉइंट एट द एंड इन द कंक्लूजन, बट अभी मैं कर देता हूँ। AIB कहता है अपनी रिपोर्ट में लास्ट पॉइंट में, एट दिस स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन देयर आर नो रिकमेंडेड एक्शंस टू बोइंग 787-800 एंड और GE GEnx 1B इंजन्स ऑपरेटर एंड मैन्युफैक्चरर्स। भैया बोइंग की ELT काम नहीं कर रही है, दिस इज अ सेफ्टी हैजर्ड। आप कह रहे हो नो रिकमेंडेशन, चलो एक्सीडेंट का नहीं, कम से कम उनको ये तो बोल दो कि तुम्हारी ELT क्यों नहीं काम करी, उस पर तो आप कुछ तो एक्शन लो। दे आर म्यूट। ऐसा लग रहा है कि बस जो बोइंग ने बोल दिया, छाप के दे दिया, वही इन्होंने दे दिया। द रिपोर्ट वाज सपोज्ड टू बी पब्लिश विद इन 30 डेज। 11 जुलाई को 30 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। 12 जुलाई की सुबह आनंद फानन में सुबह के 2 बजे के आसपास रिपोर्ट रिलीज की जाती है। सेम लाइक कि आप कॉलेज में असाइनमेंट कर रहे हैं, सुबह प्रोफेसर को सबमिट करना, भैया 15 पन्ने की फटाफट बनाओ, 30 दिन तो हो गए एंड सबमिट करो। हाउ कैन दे मिस क्या ELT काम नहीं कर रही थी, मतलब दिस शुड बी टेकन अप यार, मतलब ELTs काम नहीं कर रही, इट्स सेफ्टी इक्विपमेंट। और लोग कह रहे हैं कि बोइंग को क्लीन चिट दे दी पहले ही। पेज नंबर 9, इंपॉर्टेंट थिंग आप देखेंगे, फिगर 7 में राइट हैंड का विंग दिया हुआ है। ये इम्पैक्ट के बाद का सिनेरियो है। राइट विंग में आगे वाले स्लैट्स भी हैं, पीछे वाले फ्लैप्स भी हैं। जब ये क्रैश हुआ था 12 तारीख को, 13 तारीख को बहुत सारे इंटरनेशनल पायलट्स और मीडिया ने इसको पायलट एरर करार दे दिया गया था। विद इन 24 आवर्स ऑफ दिस क्रैश, विदाउट स्टडिंग एनी एविडेंस, दे क्लेम्ड एंड ब्लेम्ड ऑन द पायलट एरर। आप पायलट हैं, आप एक्सपीरियंस एयरलाइन पायलट है, पायलट की ड्रेस पहन के वीडियो बना रहे हैं, आपके सफेद बाल हो चुके हैं, दैट मीन्स यू हैव सॉलिड गुड एक्सपीरियंस इन द एयरलाइन। बट मे बी यू वर्क फॉर एन एयरलाइन, यू फ्लाई अ बोइंग एयरक्राफ्ट, योर कंपनी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद बोइंग, यू आर मेजॉरिटी अ बोइंग ऑपरेटर, दैट्स व्हाई आप बोइंग की गलती को ऐसे आंख बंद करके उसको एड्रेस ही नहीं करना चाहते। मतलब एनी पायलट हु हैज एटलीस्ट मिनिमम 5 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, वो ये देख के बोल ही नहीं सकता कि यार ये वो कह रहे हैं कि पायलट ने लैंडिंग गियर अप की जगह फ्लैप अप ले लिया। इतना रूकी मिस्टेक। मतलब समवन हु इज अ ट्रेनर, गाइड्स माइंड यू, ट्रेनर का काम सिर्फ एयरक्राफ्ट उड़ाना नहीं होता, ट्रेनर का काम होता है अपना काम भी करे और दूसरे को सिखाए भी। व्हेन यू आर इन द एयरक्राफ्ट, यू आर डूइंग योर जॉब एंड विद द साइड विजन यू आर आल्सो मॉनिटरिंग कि अगला बंदा क्या कर रहा है, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस एयरक्राफ्ट। एंड ट्रेनर भाई, दे आर 1 class अबव एवरीवन। अब वो कह रहा है कि इतनी सिंपल मिस्टेक, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं मान ही नहीं सकता यार कि कोई पायलट ऐसा स्टेटमेंट, इट्स अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट टू गिव फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई सीरियसली डाउट योर पायलट क्रेडेंशियल्स अगर आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। सो मेनी एयरक्राफ्ट राइट नाउ, अगर कोई जेट इंजन एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर 15 लोगों के ऊपर की कैपेसिटी है, यार टेक्नोलॉजी इज सो एडवांस। आई मेड अ वीडियो अबाउट इट, आई गेव यू गुड 5 to 6 सॉलिड पॉइंट्स कि व्हाई दिस इज नॉट ट्रू, एंड आई हाईली डाउट एंड आई एम वेरी मैड हाउ कैन एनी पायलट मेक दिस स्टेटमेंट। ईदर you don't have enough knowledge, you're not capable to sit in a cockpit, or
you are blinded because you work for a company who has a contract with Boeing. The aircrafts nowadays have a protection. अगर आप एयरक्राफ्ट को पता है कि आप टेक ऑफ फेज में हैं, आप ग्राउंड के पास हैं, अगर गलती से भी आप फ्लैप को रिट्रैक्ट करेंगे, एयरक्राफ्ट फ्लैप नहीं रिट्रैक्ट करेगा। आप खुद भी एक बोइंग का जहाज उड़ाते हैं, आपको पता होना चाहिए आपके खुद के एयरक्राफ्ट में प्रोटेक्शन है। आपको इसका मतलब यही नहीं पता कि आप जो जहाज उड़ा रहे हैं आपके जहाज में क्या प्रोटेक्शन है। आपकी कंपनी को सीरियसली वो वीडियो आपको देखना चाहिए और आपकी नॉलेज पे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। दैट protection is called auto gap protection. Airbus has that protection. The aircraft I flew that had the protection. Boeing has a protection, and I'm pretty sure every modern jet has that protection built in. It's a very basic technology, and there are a couple of more reasons कि अगर कोई ले भी ले गलती से, and he's a trainer, उसके साथ नए बच्चे फ्लाई करते हैं, उसके साथ ये प्रॉब्लम यार मेरे साथ ही हो चुका, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई होगी, you again take it back, it will come back. चलो वो भी मिस हो गया. When the aircraft has full power in the engines, थोड़ा सिंक करेगा, दोबारा ऊपर चला जाएगा. यू मेड अ फुल ब्लोन आउट वीडियो कि इस गलती की वजह से क्रैश हो गया. नॉट यू, देयर मेनी मीडिया आउटलेट्स. आई एम वेरी सैड एंड सॉरी. मैं कभी लोगों को क्रिटिसाइज इतना नहीं करता, सबका अपना काम होता है, करते हैं, बट सॉरी, सम थिंग्स दैट हैव टू बी कॉल्ड आउट एंड शुड बी कॉल्ड आउट. नीचे देखिए, अगर आप इमेज देखेंगे पेज नंबर 9 में, गुड इमेज. इफ़ यू जूम इट इन, आप देखेंगे इंजन के ब्लेड्स इंटैक्ट हैं. दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट द इंजन वाज नॉट रनिंग. अगर रनिंग होता, इतना तेज घूमता इंजन, ये फट के उड़ गए होते चारों डायरेक्शन में. नेक्स्ट पेजेस हैड द APU इनलेट डोर ओपनिंग, मतलब APU खुलने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज APU इज ऑल्सो अ बैकअप जनरेटर. जब एयरक्राफ्ट ने रियलाइज किया कि सारे जनरेटर्स बंद हो गए एज अ रिजल्ट ऑफ इंजन फेलियर, APU ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, वो उस प्रोसेस में था, एंड दैट्स व्हाई डोर वाज ओपनिंग. लैंडिंग गियर लीवर वाज फाउंड डाउन, थ्रस्ट लीवर वाज फाउंड आइडल, बट वो मैक्स पे था. फ्यूल कंट्रोल स्विचेस वाज found in the run position. Next, they have given the experience of the pilot and the co-pilot, and they have given the weather of the Ahmedabad airport. Page number 12. इस एयरक्राफ्ट में 2 enhanced airborne flight recorders लगे हुए थे, एक आगे की साइड पे, एक पीछे की साइड पे. Now has one more problem. एक मिलता है DFDR on 13 जून, दूसरा मिलता है 16 जून को. ये क्लियर है कि अहमदाबाद में इसमें कोई एक्शन नहीं हो सकता. अहमदाबाद के पास इतनी एक्सपर्टीज ही नहीं है कि वहाँ पे इसको आप डिकोड कर सके. इसको या तो बाहर जाना था या तो दिल्ली जाना था. पहले बाहर जाने की बात हुई थी, मीडिया में बहुत बड़ा बवाल हुआ. फिर ऐसा हुआ कि US से ही इसको इनफ्लाई कराएंगे और इसको इंडिया में ही करेंगे. ठीक, आप इसको 24 तारीख को दिल्ली ले गए. 24 तारीख को दिल्ली क्यों ले गए इसको आप? मेरे पास कुछ सूत्रों से ऐसा पता चला है, सम अनकन्फर्म सोर्सेज, दैट ड्यूरिंग दैट टाइम 8 डेज ये US एक बार चक्कर लगा के आ चुका है. फिर इसको दिल्ली लेके गए, एंड देन वहाँ से US से कुछ इक्विपमेंट्स आए, डेटा को रीड किया गया. सेकेंड मेजर प्रॉब्लम विच ऑल्सो नो वन इज टॉकिंग अबाउट, ब्लैक बॉक्स का काम क्या होता है? क्रैश को सर्वाइव करना, फ्लाइट की इंपॉर्टेंट डेटा को उसमें सेव करना, राइट? ये तो काम होता है उसका. मैक्सिमम एक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं? 99% of the accidents happen on takeoff and landing. Takeoff पे अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो एयरक्राफ्ट विल बी हेवी, ही इज कैरिंग ऑल द फ्यूल, भरा हुआ है, और जब वो नीचे गिरेगा तो ब्लास्ट होगा. तो द ब्लैक बॉक्सेस आर डिजाइंड टू टेक दैट क्रैश इम्पैक्ट, टू टेक दैट हीट, टू टेक दैट स्ट्रक्चरल बीटिंग. अगर बोइंग के ब्लैक बॉक्सेस इतने डैमेज हो जा रहे हैं कि क्रैश के बाद उनमें से डेटा ही नहीं हम रीड कर पा रहे, तो व्हाई यू आर नॉट इन दिस रिपोर्ट गिविंग अ डायरेक्ट? आप लास्ट पेज पे कह दे रहे हैं कि बोइंग क्लियर है, मतलब आपने पूरी अभी आपकी तो 1 साल की अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, 2 साल की तो प्रिलिमिनरी है, उसी में आप कह रहे हैं एट दिस स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन देयर आर नो रिकमेंडेशन एक्शंस टू 787. अरे आप ये तो बोलो कि तुम अपना ALT ठीक करो, तुम्हारा ALT क्यों नहीं चेक कर रहा चल रहा. तुम इसको ये बोलो कि तुम्हारे ब्लैक बॉक्सेस वीक हैं, ब्लैक बॉक्सेस को और स्ट्रॉन्ग करो, ताकि कल को अगर ऐसा कोई और एक्सीडेंट हुआ, लैंडिंग पे हो गया, तो एटलीस्ट ब्लैक बॉक्स तो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसमें से डेटा तो रिट्रीव कर सके. AIB ने तो बोइंग को खुला बोल दिया कि भैया बोइंग तो बिल्कुल बढ़िया है. एंड कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करी गई है इस रिपोर्ट में, आप मेरी बात लिख के ले लीजिए. एक साल बाद ये क्या करेंगे, ये दोनों पायलट्स की अब जाके हिस्ट्री टटोलेंगे. उसके अपनी वाइफ के साथ झगड़े थे. आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, बट दिस इज व्हाट इज गोना हैपन इन द नेक्स्ट 2 years. ही वॉज मेंटली अनस्टेबल. इसने डॉक्टर से ये दवाई उस दिन प्रिस्क्रिप्शन लिया, उसका इसके साथ झगड़ा हुआ. दे विल ट्राई टू प्रूव दे वर नॉट मेंटली वेल, एंड दे विल ट्राई टू टेक इट इन दैट डायरेक्शन. आई एम वेरी मैड रीडिंग दिस रिपोर्ट, बट आई एम सो सॉरी. ब्लैक बॉक्सेस बने हैं क्रैश को सर्वाइव करने के लिए. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ये हीट वीट सब झेल लेते हैं, फायर वायर सब झेल लेते हैं. एंड यहाँ पे हो गया कि इतने डैमेज हो गए कि डेटा रिट्रीव नहीं हो पा रहा. फाइनली US से आया जब हल्ला मच गया इंटरनेट पे. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. सो दे सेड दे हैव रिट्रीव 49 hours ऑफ फ्लाइट डेटा of 6 flights and recovered 2 hours of communication in the cockpit. That means you have everything, you have recorded everything, but you chose not to produce it in this report, which is extremely important data. Point number 12. The co-pilot was pilot flying. The PIC was pilot monitoring PM of the flight. मतलब co-pilot था, the guy sitting on the right,
बोइंग में योक होता है, ही इज हैंडलिंग हिज योक विद बोथ द हैंड्स, एंड अगर वो गलती से फ्यूल कंट्रोल स्विच काटता है तो उसका हाथ यहाँ से हट के यहाँ पे जाएगा, और इतना पेरिफेरल विजन सबका होता है भाई, उसको दिखेगा ये बंदा क्या कर रहा है, उसका काम तो हैंडल पे है, उसको दिखेगा क्या कर रहा है वो, ठीक है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट हु वाज फ्लाइंग, मैं आपको बाद में बताता हूँ। एयरक्राफ्ट वाज फुली लोडेड, मैक्स टेक ऑफ के पास था, 213 टन। ओके, लेट्स कम टू पेज नंबर 14। अभी मैं आऊँगा, ये पेज नंबर 14 मुझे अगर एक्सप्लेन करने का टाइम मिले तो मैं 1 घंटा ले लूँ, बिकॉज पिछले 4 दिन से मैं इस पर पागल हो चुका हूँ। स्पीड्स कैलकुलेटेड V1 विच इज डिसीजन स्पीड, मतलब इस स्पीड के पहले ही आप रिजेक्ट कर सकते हैं। वंस यू हैव क्रॉस्ड V1 विच इज 153, यू हैव टू टेक ऑफ। VR 155, इस स्पीड पे आप एयरक्राफ्ट को रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, VR पे जब आप रोटेट करना स्टार्ट करते हैं तो आपका एयरक्राफ्ट का नोज उठना स्टार्ट होता है। लिफ्ट ऑफ इज कंप्लीट व्हेन द मेन गियर लिफ्ट्स ऑफ, एंड आई विल प्रूव इट टू यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो दैट इट टेक्स 4 seconds, and remember this time of 4 seconds because it is very important for our video. So आपने लिफ्ट ऑफ किया, ये तो एयरक्राफ्ट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, हुआ, एंड देन मेन गियर उठने में 4 सेकंड का टाइम। द टाइम यू स्टार्ट दिस, द टाइम योर मेन गियर लीव्स द रनवे, इट टेक्स 4 seconds, बिकॉज ये पूरी फ्लाइट ही 32 सेकंड की है। एक सेकंड का हिसाब रखना बहुत जरूरी है। अब आगे देखिए, SMGS replay of the flight also carried out. The aircraft was observed departing from Bay 34 at this time. Taxi clearance was recorded at this time. Aircraft taxied at the bay at this time. Aircraft taxied to the runway 23. Backtrack किया, भाई वो करेगा। The takeoff clearance was issued at this time. Aircraft started rolling at this time. मतलब पूरी राम कहानी जो अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल इररेलेवेंट पॉइंट्स हैं, उनका एक एक मिली सेकेंड का हिसाब दिया हुआ है, लेकिन जो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसका हिसाब ही। एयरक्राफ्ट का इंजन पहली बार कब फेल हुआ, मिसिंग है। पायलट्स ने ये कॉल व्हाई डिड यू कट ऑफ कब दी, मिसिंग है। रैट किस समय आया, मिसिंग है। उन्होंने दिया रैट ने पावर जनरेशन कब स्टार्ट किया। अब नॉर्मल पीपल दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर इज द डिफरेंस बिटवीन, एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। सो मेनी पॉइंट्स आर मिसिंग इन दिस वीडियो। ये यू कहते हैं इमीडिएटली देयर आफ्टर। अरे आप टाइम दो यार, व्हाट इज इमीडिएटली देयर आफ्टर? इमीडिएटली आफ्टर लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ के 1 सेकंड बाद भी इमीडिएटली आफ्टर है, लिफ्ट ऑफ के 5 सेकंड बाद भी इमीडिएटली आफ्टर है, लिफ्ट ऑफ के 10 सेकंड बाद भी इमीडिएटली आफ्टर है। आप टाइम क्यों नहीं दे रहे? 32 सेकंड की तो फ्लाइट है।